समय पर चर्चा में चले सबसे पहले बात गर्मी के बीच सुकून देने वाली गुड न्यूज की कर लेते हैं। मैदानी इलाकों में भले ही सूर्यदेव अपना रौद्र रूप दिखा रहे हों, लेकिन उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बर्फबारी शुभ संकेत है। जी हां, दरअसल गंगोत्री, गोमुख और तपोवन में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद दावा यह किया जा रहा है कि ग्लेशियर्स अच्छे से रिचार्ज हो गए हैं, जो पहाड़ों के पर्यावरण और उच्च हिमालयी क्षेत्रों के इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए बेहद फायदेमंद है। पूरी रिपोर्ट देख लीजिए। हिमालय के ऊपरी इलाकों के साथ साथ हिमाचल और उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी ने एक तरफ बर्फीले मौसम की ठंडक बरकरार रखी है, तो दूसरी ओर इस मौसम को ग्लेशियर्स के लिहाज से शुभ संकेत माना जा रहा है। दावा यह है कि मौसम की इस मेहरबानी से ग्लेशियर रिचार्ज हो गए हैं और इनके पिघलने की रफ्तार में कमी आई है। ग्लेशियर की तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक ट्रैकिंग कंपनी चलाने वाले शख्स ने अपने मोबाइल में कैद की हैं। उनके मुताबिक 7 मई को वो गौमुख से ट्रैकिंग कर लौटे हैं और ये ग्लेशियर्स की तस्वीरें उन्होंने गोमुख और तपोवन में ली थी। उनके मुताबिक ग्लेशियर रिचार्ज होना पहाड़ों के पर्यावरण और उच्च हिमालयी क्षेत्रों के इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए फायदेमंद है। बार ग्लेशियर की जो स्थिति है बहुत अच्छी है, क्योंकि बर्फ ज्यादा गिर रही है और ग्लेशियर के ऊपर भी सारी बर्फ जमी हुई है और ठंडा भी है अभी वहां पर, तो ग्लेशियर अभी तक पिघलने नहीं लगा है। और जिस हिसाब से कि 2021-22 में बहुत ज्यादा पिघल रहा था, तो इस बार संभावना ये बन रही है कि ग्लेशियर इस बार जो है कम पिघलेगा। गोमुख में ग्लेशियर की तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार ग्लेशियर बर्फबारी से कितने रिचार्ज हुए हैं। जानकारी के मुताबिक गोमुख और गंगोत्री के ऊपर अच्छी खासी बर्फबारी रुक रुक कर हो रही है, जबकि तपोवन क्षेत्र में बर्फ जमी हुई है। इस सीजन में हो रही बर्फबारी ने ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार को बेहद कम कर दिया है। दरअसल हर साल बर्फ के जमा होने से बने पहाड़ों या परतों को हिमनद यानी ग्लेशियर कहते हैं। ग्लेशियर की ऊंचाई ऐसे स्थानों पर बनती है जहां तापमान 0 से नीचे रहता है। ऐसी जगहों पर साल दर साल नई बर्फ जमा होती रहती है, जिससे पुरानी बर्फ दबते रहने से उसकी डेंसिटी यानी घनत्व बढ़ता है और ये बर्फ ठोस बर्फ बन जाती है। ठोस बर्फ में बदलना फिल्म कहलाता है। इस प्रक्रिया में ही ठोस बर्फ विशाल पहाड़ या परत के रूप में तब्दील हो जाती है। गर्मी के मौसम में गौमुख, गंगोत्री और तपोवन जैसे ऊंचे इलाकों में हो रही बर्फबारी और ग्लेशियर रिचार्ज की तस्वीरें यकीनन पर्यावरण के लिहाज से शुभ संकेत दे रही हैं। ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार कम होने से इनके लंबे समय तक बने रहने की संभावना बढ़ जाती है। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जब बात मौसम की चली रही है तो ये महसूस कर ही रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से देश के ज्यादातर हिस्सों में पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। गर्मी से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इस बीच मौसम विभाग ने एक गुड न्यूज दी है। वो गुड न्यूज क्या है वो हम आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक आसमान में बादल फिर डेरा डालने लगे हैं। एक पश्चिमी विक्षोभ हिंदुस्तान के आसमान में दस्तक देने जा रहा है, जो गर्मी से राहत का पैगाम लेकर आने वाला है। मई के तीसरे हफ्ते में गर्मी तेवर दिखाने लगी है। दोपहर में चलने वाली गर्म हवाएं लोगों को झुलसाने लगी हैं। देश के कई हिस्सों में तो तापमान 42 डिग्री के पार जा चुका है। जहां जहां गर्मी ज्यादा है, लोग परेशान भी हैं। इस बीच मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। जो टेम्परेचर है कुछ दिनों में वही 40 और 42 के बीच में चल रहे हैं। इससे पहले क्या था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, टेम्परेचर 40 से कम थे। अभी भी अगर आप जो सैटेलाइट पिक्चर की तरफ देखेंगे, क्लाउड पैच आ रहा है, जिसके प्रभाव से हम उम्मीद कर रहे हैं आने वाले 4-5 दिनों में पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हल्का फुल्का रेनफॉल रहने की उम्मीद है। मीन स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तो चलो कम है, राजस्थान में आने वाले 4-5 दिनों में हल्का फुल्का रेनफॉल या डस्ट स्टॉर्म रहने की उम्मीद है। अच्छी खबर ये भी है कि उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों में फिलहाल हीट का असर नहीं होगा।
दिल्ली एनसीआर का तापमान 40 से 45 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। टेम्परेचर एनसीआर दिल्ली में 40 और 42 के बीच में रहने की उम्मीद है। एज सच कहीं पे भी हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हीट वेव का कोई हमारा ऐसा कोई वार्निंग नहीं आने वाले 5 दिनों में। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में हीट वेव की आशंका जताई है। भारत के दूसरे हिस्से फिलहाल हीट वेव की मार से बचे रहेंगे। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इस महीने में भले ही सूरज आग बरसा रहा हो, पारा 42 डिग्री के पार पहुंच चुका हो, ऐसे में हम आपको बताते हैं घर को ठंडा रखने का ग्रीन फॉर्मूला। भाई, ये ऐसा फॉर्मूला है जिससे न सिर्फ आपका घर कूल रहेगा, बल्कि गर्मी के मौसम में आपको मिलेगा खुशनुमा और ग्रीनरी वाला एहसास। देखिए शिल्पी सेन की रिपोर्ट। लखनऊ में ये देविका चंद्रा का घर, तस्वीरों को देखकर आपको पता चल गया होगा कि यह घर दूसरों के घरों से खास क्यों है। गर्मी के मौसम में सबको थोड़ी राहत की जरूरत होती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों। जिन लोगों के घर में टेरेस गार्डन है या जो लोग बागवानी का शौक रखते हैं, वो इस बात को बखूबी समझते हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं टेरेस गार्डन, ऐसा खूबसूरत जो देखने में तो सुंदर है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ पौधे यहाँ पर जो लगे हैं उनको भी काफी राहत मिल रही है, जिस तरह से यहाँ गार्डन बनाया गया है। छोटे बड़े हरे भरे पेड़ पौधे इस घर को स्पेशल बना रहे हैं। हरा भरा टेरेस गार्डन सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। टेरेस गार्डन की वजह से ये घर दूसरे घरों के मुकाबले कम गर्म होता है। यही वजह है कि आसपास के और घरों के मुकाबले इस घर में गर्मी में ज्यादा सुकून रहता है। पौधों की खासियत है वो धूप झेलते हैं और ठंडक हम लोग को देते हैं, और ये पौधे हमेशा से करते आ रहे हैं। वो जो बाहर की हार्मफुल जो ऑक्सीजन, वो CO2 है, वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, और इससे वो बाहर की जो गर्मी की जो तपिश है वो खुद तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ठंडक हम लोग को दे रहे हैं, हमारे घरों को दे रहे हैं। गार्डनिंग एक्सपर्ट सौरभ त्रिपाठी के मुताबिक छोटी सी जगह पर भी टेरेस गार्डन सेटअप करके आसपास के कमरों का तापमान कम किया जा सकता है। पौधों को गर्मी से बचाना बेहद जरूरी होता है। इसके लिए एग्रो शेड नेट लगाया जा सकता है। इससे धूप छनकर आती है और पौधे यूवी रेस से बचे रहते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक गर्मी में पौधों को 2 बार पानी देना जरूरी है। पौधों को नमी मिलती रहे और गर्म हवा और लू में भी इनकी जड़ों में आर्द्रता बनी रहे, उसके लिए मॉस ग्रास लगाया जा सकता है। ये मिट्टी पर मॉइस्चर को 3 से 4 दिन के लिए रोक लेता है। टेरेस गार्डन वो लोग बना सकते हैं जिनके पास बहुत जगह नहीं है, लेकिन गर्मी में जो पेड़ पौधों से राहत चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। देखिए, बात जब मौसम की हो रही है तो बर्फीले मौसम के बीच में चल रही चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों का उत्साह जोरों पर है। पहाड़ी इलाकों में रुक रुक कर हो रही बर्फबारी और बारिश के बीच में श्रद्धालुओं का हौसला भी सातवें आसमान पर है। केदारनाथ धाम में हर रोज करीब 15,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सिर्फ केदारनाथ ही नहीं, बल्कि बद्रीनाथ में मौसम के बदलते मिजाज के बीच श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं है। बड़ी तादाद में श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ये भव्य, अलौकिक, अद्भुत तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड की है। आस्था और भक्ति का ये हुजूम पावन पवित्र चार धाम में खूब दिख रहा है। अपने आराध्य के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था कितनी है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पहाड़ी इलाकों में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बर्फबारी और हिमस्खलन हो रहा है। बावजूद इसके बाबा केदार के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास की डोर प्राकृतिक चुनौतियों पर भारी पड़ रही है और रोजाना बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए करीब 15,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।
केदारनाथ जाने वाले पैदल मार्गों पर कई जगह बर्फ की मोटी मोटी परत जमी हुई है और जगह जगह ग्लेशियर भी टूटे हैं, लेकिन भक्त बाबा केदारनाथ धाम में दर्शन पूजन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। कपाट जो केदारनाथ धाम के थे वो 25 अप्रैल को खुले थे और करीबन 20 दिन में 3 लाख के आसपास यात्रियों के द्वारा दर्शन कर लिया गया है। और ऑल्दो पहले 10 दिन आपने देखा काफी बर्फबारी भी हुई है, रास्ता भी हमारे 2-3 बार एवेलांच की वजह से बंद हुए, परंतु फिर भी यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और काफी यात्रियों में उत्साह है बाबा के दर्शन करने का और उम्मीद ये है कि आने वाले 1 महीने में भी काफी अधिक संख्या में यात्री भी दर्शन करने आएंगे। इसी से मिलता जुलता ऐसा ही नजारा बद्री विशाल का भी है। यह भक्त अपने आराध्य का एक झलक पाने के लिए बेताब है, लेकिन नीलकंठ पर्वत पर हो रही हिमस्खलन से पैदल मार्ग पर कई जगहों पर बर्फ जमी हुई है। फिर भी श्रद्धालु बड़ी तादाद में बद्रीनाथ धाम में पहुंच रहे हैं। आस्था और भक्ति का यह सैलाब 4 धाम यात्रा के दौरान यूं ही चलता रहेगा। बता दें कि पिछले 20 दिनों में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदारनाथ धाम में दर्शन पूजन कर चुके हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम में अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मेजर अभिषेक ने जम्मू कश्मीर के बड़गांव में 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। उनकी बहादुरी के लिए 9 मई को उन्हें राष्ट्रपति की ओर से शौर्य चक्र से सम्मानित भी किया था। मेजर अभिषेक सिंह जब अपने घर पर पहुंचे तो उनके स्वागत में पूरा शहर उमड़ पड़ा। सरहद पर जब एक सैनिक अपनी जान पर खेलकर दुश्मनों का खात्मा करता है तो भारत माता के सपूत का सम्मान उसके शहर में कैसा होता है, कैसे पूरा इलाका उसके शौर्य से गर्व से भर उठता है, ये उसकी एक वानगी है। ये स्वागत है जोश, जज्बे और जुनून की मिसाल मेजर अभिषेक सिंह का, जिन्होंने 6 जनवरी 2022 को जम्मू कश्मीर के बड़गांव में आतंकियों से लोहा लेते हुए अपनी जान की परवाह नहीं की। खुद भी जख्मी हुए, लेकिन मौके पर ही 3 आतंकियों को मार गिराया। मेजर अभिषेक सिंह को उनके अदम्य साहस और पराक्रम के लिए 9 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया। जनवरी 2022 को मेजर अभिषेक सिंह ने बड़गाम जिले में आतंकियों के खिलाफ अभियान की अगुवाई की। 3 आतंकियों ने फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की। मेजर अभिषेक ने अदम्य साहस दिखाते हुए तीनों आतंकियों को घेर लिया। गोलीबारी में अभिषेक खुद भी हैंड ग्रेनेड से जख्मी हो गए, लेकिन जान की परवाह न करते हुए आतंकियों से मोर्चा लेते रहे और आखिरकार उन्हें ढेर कर दिया। साल 6 जनवरी की बात है, मेरे को हमारा कंपनी के अंडर में गांव था, उसमें 3 आतंकवादियों के बारे में पता चला था। उसको गांव को घेर के फिर हम लोगों ने तीनों को मारने में सफल, जिसमें 2 पाकिस्तानी थे, एक वहीं का कश्मीरी था। और मुझे थोड़ी ऑपरेशन के दरमियान मुझसे एक ग्रेनेड फट गया था, जिसमें मेरे को आंख पे चोट लग गई थी। मेरी आंख के अंदर अभी भी एक 6 मिलीमीटर का एक अभी लोहे का टुकड़ा अभी भी अंदर ही मौजूद है। अब शौर्य चक्र से सम्मानित होने के बाद मेजर अभिषेक सिंह पहली बार अपने घर लखीमपुर खीरी पहुंचे तो शहर वालों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वीर सपूत को फूल माला पहनाकर जश्न के बीच तिरंगा यात्रा निकाली गई। अभिषेक सिंह सबसे पहले शहर के पौराणिक संकटा मंदिर गए। वहां माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की और मां का आशीर्वाद लिया। इस वक्त यहाँ पर अभिषेक सिंह जो शौर्य चक्र जिनको मिला है, यहाँ पर देखिए जो संकटा देवी का मंदिर है लखीमपुर में, यहाँ पर है, देखिए मत्था टेकने आए हैं। यहाँ पर जो माता रानी है उनका आशीर्वाद लेना है। लखीमपुर खीरी के ही रहने वाले हैं ये अभिषेक सिंह, जो बड़गाम में जो आतंकवादियों को मार गिराया, उसके बाद इन्होंने जो अपनी दिलेरी दिखाई, उसके बाद इनको द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शौर्य चक्र प्रदान किया गया। आज अपने गृह जनपद लखीमपुर पहुंचे हैं। जो संकटा देवी मंदिर है, यहाँ का जो प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर ये दर्शन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। मेजर अभिषेक सिंह की वीरता पर पूरे देश को फक्र है। उनके शौर्य और पराक्रम पर हर देशवासी को गर्व है।
मेजर अभिषेक के दिल में जल रही देशभक्ति की चिंगारी हर देशवासी के दिल में जलनी चाहिए, तभी हम अपने मुल्क को दुश्मनों से महफूज रख सकते हैं। लखीमपुर खीरी से अभिषेक वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात शिक्षा को लेकर अनोखी पहल की। ये खास इसलिए कही जा रही है क्योंकि ये समाज के उस तबके के लिए की गई है जिनके पास पढ़ाई के लिए कोई खास सुविधा उपलब्ध नहीं है। जी हां, सूरत के महेश भाई पटेल गरीब तबके के बच्चों के लिए एक बस को मोबाइल स्कूल में तब्दील उन्होंने किया है, जिसका जिम्मा उन्होंने खुद ही उठाया है। शिक्षित करना चाहते हैं बच्चों को ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़ सकें। अच्छी तालीम लेना समाज के हर तबके का अधिकार है। हमारे देश में अमीर और गरीब दोनों वर्ग को शिक्षा मिल रही है, मगर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें ये सब कुछ अमूमन मयस्सर नहीं रहता। बस इसी तबके की सामाजिक और मानसिक सोच को सूरत के महेश भाई पटेल ने समझा और फुटपाथ स्लम में रहने वाले बच्चों का हाथ पकड़ निकल पड़े शिक्षा की रोशनी बिखेरने के लिए। वो भी एक खास तरह के बनाए स्कूल के जरिए। मैं जो फुटपाथ पर रहते हैं उन लोगों का संपर्क करूं, उनके साथ 2-3 घंटे बिताऊं, उनकी सामाजिकता, उनकी मानसिकता समझूं और उनको क्या प्रॉब्लम है वो समझूं। तो उस दौरान मुझे पता चला कि अगर ये पीढ़ी को, ये समाज को जो ऐसे फुटपाथ पे रहते हैं उनको बाहर निकालना है तो बच्चों में शिक्षा होनी चाहिए। तस्वीरों में देखिए, एक बस के अंदर पूरा स्कूल समाया हुआ है। महेश भाई की कल्पना का ये स्कूल आज मोबाइल स्कूल के रूप में सभी के सामने भी है। वो कहते हैं कि इस मोबाइल स्कूल में शिक्षा से जुड़ी कई सुविधाएं हैं ताकि ये जरूरतमंद बच्चे स्कूल के माहौल को फील कर पाएं। यहाँ उन्हें बेसिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा से भी रूबरू करवाया जा रहा। देख सकते हैं कि पूरी बस में हमने क्लासरूम में जो सुविधा आमतौर पे नहीं होती है ऐसी सुविधा की है जो बच्चों को प्रेरित करेगी हर रोज आने के लिए। तो मुझे आज खुशी है कि हम विद्यादीप और विद्याकुंज के माध्यम से हमारा दिव्य पथ मानवता की महक जो ग्रुप है उनके द्वारा हमारे पूरे ग्रुप के माध्यम से ये स्कूल में शुरू करने जा रहा हूं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत महेश भाई पटेल मोबाइल स्कूल के माध्यम से अपने अन्य साथियों के साथ इन बच्चों की जिंदगी में शिक्षा का उजाला भर रहे हैं। उनकी इस पहल को इन बच्चों के अभिभावक भी खुशी खुशी स्वीकार करते दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद है इस मोबाइल स्कूल से तालीम लेकर यही बच्चे एक जिम्मेदार नागरिक जरूर बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से। वहां के मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने एक शानदार पहल की है जिंदगी बचाने की। वहां पालना खोला गया है जहां नवजात बच्चों की परवरिश की जा रही है। आपको बता दें कि ये पालना उन बेसहारा बच्चों के लिए खोला गया है जिनके माँ बाप उन्हें लावारिस हालत में कहीं सुनसान जगह पर छोड़कर चले जाते हैं। अस्पताल प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नवजातों को वहां छोड़ सकते हैं जहां उनकी पूरी देखभाल की जाएगी। फेंके नहीं, हमें दें। वैसे तो ये पोस्टर बहुत कुछ बयां कर रहा है, मगर जब आप इस पोस्टर की लाइन के पीछे के मर्म को समझेंगे यकीनन भावुक हो जाएंगे। जैसे ही बच्चा इस पर रखेंगे हम इसके बेड पर 2 मिनट बाद ये सेंस कर लेगा ऊपर जो सेंसर लगा हुआ है और इसका कनेक्शन सीधा नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र से है। तो जो इसका अलार्म बजेगा वो हमारे पास नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र में बजेगा और 2 मिनट बाद जैसे अलार्म बजेगा वहां से एक स्टाफ इस बच्चे को रिसीव करके नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष यहाँ से ले जाएगा। अभी तक तो आप समझ गए होंगे यहाँ बात किसकी हो रही है। झांसी मेडिकल कॉलेज के एचओडी की अपील उन लोगों से है जो अपने नवजात बच्चों को कहीं भी फेंक कर निकल जाते हैं, क्योंकि ऐसे ही नवजातों की परवरिश के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज में शुरू किया गया आश्रय पालना स्थल। कोई बच्चा झाड़ी में छोड़ के गया, कोई डस्टबिन में छोड़ के गया, कोई बच्चे के हाथ पैर कटे मिले, कोई बच्चे को कुत्ता काट गया। तो इन सभी को रोकने के लिए एक ये बहुत अच्छी पहल शुरू हुई है आश्रय पालना स्थल। इसका मेन उद्देश्य है कि जो भी बच्चा पैदा हुआ है उसको तो पता नहीं क्यों पैदा हुआ है, लेकिन उसको भी जीने का अधिकार है, उसको भी इस समाज में रहने का अधिकार है।
इसी के लिए ये योजना शुरू की गई है कि कोई बच्चा हमारे को ऐसी गंभीर हालत में ना हो पाए, उसके पहले ही हमारे पास आ जाए। पिछले काफी समय से अनचाहे शिशुओं को कहीं भी फेंक देने की घटनाएं बढ़ी हैं। अब जब झांसी मेडिकल कॉलेज में आश्रय पालना स्थल जैसी योजना शुरू की गई है, तो ऐसे बच्चों को छोड़ने वालों से भी कुछ अपील की जा रही है। इस पालने स्थल का यही उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति इस पालने में अपना बच्चा यहाँ छोड़कर जा सकता है, और इसमें यह भी प्रावधान है कि कोई उसकी FIR नहीं होगी। मेडिकल कॉलेज के अनुसार आश्रय पालना स्थल में नवजात के पूरी तरह से ठीक होने की स्थिति में ही उसे कानूनी प्रक्रिया और चाइल्ड लाइन संस्था के जरिए फाउंडलिंग हाउस में सकुशल भेजा जाएगा। यकीनन आश्रय पालना स्थल ऐसे अनाथ और अनचाहे बच्चों के लिए एक उम्मीद है जिंदगी जीने की, मगर साथ ही ऐसे लोगों की सोच पर भी सवाल खड़े कर रहा कि क्यों वो अपने बच्चों को बेसहारा छोड़ देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सब कुछ हाईटेक और डिजिटल होता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों का भरोसा पहले के मुकाबले पुराने और नेचुरल चीजों की ओर भी बढ़ा है। जी हां, गोरखपुर एम्स में एक बड़ी पहल की गई है और अब यहां पर मरीजों का इलाज प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरोपैथी के जरिए किया जाएगा। इसके लिए एक MOU भी साइन कर लिया गया है। आधुनिकता के इस दौर में जहां सब कुछ हाईटेक और डिजिटल होता जा रहा है, वहां लोगों का भरोसा एक बार फिर चिकित्सा के पुराने और नेचुरल तरीकों पर बढ़ा है। लोग अब आयुर्वेद और ऑर्गेनिक सामान की तरफ लौट रहे हैं। ऐसे में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ने भी एक नई पहल की है। अब तक एम्स में आपने एलोपैथी के जरिए ही लोगों का इलाज करते देखा होगा और सुना होगा, लेकिन एम्स में मरीजों का इलाज प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरोपैथी के जरिए अब किया जाएगा। आरोग्य धाम के जो डायरेक्टर हैं श्री डॉक्टर विमल मोदी जी के साथ और एम्स गोरखपुर की तरफ से ये कोलैबोरेटिव एफर्ट रहेगा। ये इसलिए किया है कि आने वाले समय में हम चाहते हैं कि नेचुरोपैथी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले और हम लोग इसके ऊपर कुछ एकेडमिक कोर्सेज, रिसर्च और पेशेंट केयर और मैनेजमेंट के ऊपर हम कुछ काम करें मिल करके। दरअसल गोरखपुर एम्स और आरोग्य मंदिर के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत गोरखपुर एम्स में मरीजों का इलाज एलोपैथी के साथ साथ नेचुरोपैथी के जरिए भी हो सकेगा। इलाज के दौरान हवा, मिट्टी, धूप, पानी का इस्तेमाल किया जाएगा और इलाज के बाद मरीजों पर शोध भी किया जाएगा। इसी पर आधारित सर्टिफिकेट कोर्स भी कराया जाएगा। तो हमारा भी एक ये छोटा सा एक बेबी स्टेप है कि हम भी नेचुरोपैथी को आगे ले जाएं और विकसित करें, ताकि समाज के जितने भी हमारे लोग हैं जो पेशेंट केयर के लिए आते हैं यहाँ पे, या फिर नॉर्मल लोग जिनको किसी तरह की कुछ परेशानियां हैं, हो सकता है हेल्थ संबंधित ना भी हो, लेकिन नेचुरोपैथी के द्वारा वो कैसे डिजीजेस प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बीमारियां भगा सकते हैं, और अगर डिजीजेस हो गई हैं तो किस तरह से नेचुरोपैथी के उपयोग से उन डिजीजेस को दूर किया जा सके। आपको बता दें कि गोरखपुर एम्स देश का पहला ऐसा एम्स होगा जो प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए मरीजों का इलाज करेगा। इस खास एम्स में बिना किसी दवा के ही मरीजों को कई तरह की बीमारियों से छुटकारा मिल सकेगा। आपको बता दें कि आरोग्य मंदिर में अब तक 1 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज हो चुका है। गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर, गुड न्यूज टुडे। गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं, तो चलिए चिड़ियाघर चलते हैं, क्योंकि वहां का माहौल आजकल बहुत खुशनुमा बना हुआ है। 18 साल के इंतजार के बाद दिल्ली के चिड़ियाघर को ऐसी बड़ी खुशखबरी मिली है, जिससे चिड़ियाघर प्रशासन तो खुश है ही, और जो लोग इस खुशखबरी को सुन रहे हैं वो भी खुश हैं। दिल्ली चिड़ियाघर में इन दिनों खुशी की बहार आई हुई है। बाहर आना भी लाजमी है, क्योंकि 18 साल बाद रॉयल बंगाल टाइगर ने 2 शावकों को जन्म दिया है। मादा सिद्धि ने 2 शावकों को जन्म दिया है, जो भी पूरी तरह से स्वस्थ बताए जा रहे हैं। फिलहाल वो डॉक्टर्स की देखरेख में है और आप तस्वीरों में मादा सिद्धि को आराम फरमाते देख सकते हैं। मादा सिद्धि और करण ने 18 साल बाद 2 शावकों को जन्म दिया है और इसके बाद अब दिल्ली चिड़ियाघर के बेड़े में 6 टाइगर हो गए हैं। इससे पहले मादा सिद्धि, अदिति और बरखा और एक करण थे, लेकिन अब इनके 2 शावकों के जन्म लेने के साथ इस बेड़े में कुल 6 टाइगर हो गए हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो बेड़ा है, जिसमें दोनों जो शावक हैं जिन्होंने अभी जन्म लिया है, उन्हें सुरक्षित सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया है, जिसे डॉक्टर्स दिन भर मॉनिटाइज करते हैं। साथ ही जो चिड़ियाघर मैनेजमेंट है वो भी उस पर पूरी नजर बनाए रखता है कि किसी भी तरह से
शावकों को कोई परेशानी ना हो और अगर वो बीमार होते हैं तो तुरंत उनका उपचार किया जा सके। और इस खुशखबरी के साथ फिलहाल दिल्ली चिड़ियाघर में लोगों का जो आना जाना है वो भी बढ़ गया है, क्योंकि लोग भी काफी उत्साहित है, क्योंकि लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि कैसे भी रॉयल बंगाल टाइगर जो है उनकी जो जनसंख्या है उसको बढ़ाया जा सके। और 2 शावकों के जन्म लेने के साथ ही अब लोगों के चेहरों पर मुस्कान है और जो लोग यहाँ देखने पहुंच रहे हैं टाइगर्स को वो भी काफी एक्साइटेड है। विजय दलवीर के साथ नीतू झा, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। देखिए, महानायक अमिताभ बच्चन की कर लेते हैं, क्योंकि इन दिनों उनकी एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो बाइक पर सवारी करते नजर आ रहे हैं। वैसे ये तस्वीर उन्होंने खुद शेयर की है। आपको बता दें, दरअसल बिग बी टाइम के काफी पंक्चुअल माने जाते हैं, तो वक्त से पहले ही सेट पर पहुंचना उन्हें पसंद है। ऐसे में एक दिन शूटिंग के लिए जाते वक्त वो ट्रैफिक में फंस गए, तो उन्होंने एक बाइक सवार से लिफ्ट ली और तय वक्त पर काम पर पहुंच गए। 80 की उम्र में वक्त की पाबंदी के लिए अमिताभ बच्चन ने गजब का जज्बा दिखाया है। ट्रैफिक में फंसे थे, वक्त पर सेट पर पहुंचने के लिए एक अनजान शख्स की बाइक पर सवार हो गए। पूरी कहानी ये तस्वीर बयां कर रही है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है, न्यूज मीडिया की सुर्खियों में छाई हुई है। अमिताभ ने इस बाइक राइड का जिक्र अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी किया है। अपने पोस्ट में अमिताभ ने बताया है कि कैसे एक अनजान व्यक्ति ने उन्हें अपनी बाइक पर बिठाकर समय पर पहुंचने में उनकी मदद की और वो समय पर अपने काम पर पहुंच पाए। हालांकि बिग बी वक्त पर शूटिंग करने तो पहुंच गए, लेकिन वो मुंबई पुलिस की नजर में भी आ गए। मुंबई पुलिस ने कहा भी है कि उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने बिना हेलमेट बाइक राइड की। ऐसे में एक तरफ जहां लोग वक्त की पाबंदी के लिए इन दोनों की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इन दोनों को बिना हेलमेट बाइक राइड करने के लिए ट्रोल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। सारा अली खान और विकी कौशल की फिल्म जरा हटके जरा बचके बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है। फिल्म का ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन फिल्म के प्रमोशन के लिए सारा अली खान और विकी कौशल मुंबई में एक अलग ही अंदाज में दिखाई दिए। बांद्रा में दोनों एक ऑटो में बैठकर पब्लिक के बीच में पहुंचे और जमकर यहां पर भांगड़ा किया। देखिए। अब तक आपने बीन बैग का प्रयोग आराम से बैठने के लिए किया होगा, लेकिन जापान की एक कंपनी ने एक ऐसी अजीबोगरीब बीन बैग तैयार किया है जिसे आप कपड़ों की तरह पहन भी सकते हैं। बीन बैग एक बड़ा, मोटा और गद्देदार बैग होता है जिस पर लोग बैठते हैं। इस पर बैठना बहुत आरामदायक लगता है, मगर इस बीन बैग को अपने साथ जगह जगह ले जाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में कंपनी ने खास कपड़े को डिजाइन किया है जो दिखने में बीन बैग जैसा है और इसे आप कहीं पर भी पहन सकते हैं। तो मौसम बदलने वाला है, गर्मी से राहत मिलने वाली है, तो आप भी चाय के साथ इस बदलते मौसम का लुत्फ उठाइए। हमारा तो भाई वक्त हो गया है अब चलने का। अरे भाई, आपको कहीं नहीं जाना, क्योंकि चाय पर चर्चा के बाद क्रिकेट का सबसे अतरंगी शो भी आपको देखना है देख घुमा के मेरे अर्शी गुप्ता के साथ। देखिए, सिर्फ आपके साथ तो नहीं देखेंगे, मेरे साथ भी देखेंगे, ये आपने बोल ही दिया है। तो अदिति और मैं आएंगे आईपीएल के इस रोमांचक शो में आपके साथ 6 बजे। बिल्कुल, हर रोज चाय में अच्छी खबरों की ये मिठास यूं ही घुलती है। हमारा और आपका ये साथ ऐसे ही बना रहे। चलिए, हमारा साथ बना रहे आपके साथ। तो कल की चाय पक्की 5 बजे मिलेंगे।